ऑपरेशन आईज का ऑपरेशन और कैटरैक्ट का आई पेशेंट्स आते हैं सर, बांडीपुरा के भी आते हैं, बरवाड़ा के भी और बारामूला के भी। तो बहुत ज़्यादा रश होता है, ऑलमोस्ट 1000 पेशेंट जो है नॉर्मली यहाँ आते हैं। तो कोविड में जो सर्जरीज बैकलॉग रह गया था, अब वो सब ने सर रजिस्टर कराए। श्रीमती मसरत कर, प्रेसिडेंट MC सोपोर, बाहर से आए हुए हमारे मेडिकल फ्रेटर्निटी के सभी डॉक्टर्स, रोटरी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, डायरेक्टर हेल्थ, सभागार में उपस्थित देवियों, सज्जनों एवं मित्रों, मैं डॉक्टर राजीव प्रधान को सुन रहा था और मैं कह सकता हूं कि केवल देश में नहीं बल्कि विदेश में भी मानव स्वास्थ्य सेवा के लिए ये हमेशा तत्पर रहे हैं और मैं इनका, इनकी पूरी टीम का और रोटरी के पदाधिकारियों का जम्मू कश्मीर में हृदय से स्वागत करता हूं तथा उनके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। डॉक्टर प्रधान रोटरी इंटरनेशनल तथा इनके साथी डॉक्टर्स, जैसा उन्होंने बताया, कई वर्षों से देश में और विदेश में इस तरह के हेल्थ कैंप आयोजित कर रहे हैं और आज सोलापुर से शुरू हुआ स्वास्थ्य सेवा का ये अभियान सोपोर तक पहुंच गया और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले अक्टूबर महीने में ये दक्षिण कश्मीर भी पहुंचे, ऐसी मेरी आप सबसे विनती है और अपेक्षा है। देखें तो सोलापुर और सोपोर आज एक हो गए। सुबह जब मैं चला भारी मन से था, आतंकवादियों ने कल एक कर्मचारी की हत्या की, आज एक हमारा पुलिस का बहादुर जवान शहीद हुआ। मैं सोच रहा था कि मैं जाऊं या न जाऊं, तो मुझे लगा कि वे लोग जो लोगों की जान लेते हैं, मुझे लगता है कि जहां जान बचाई जा रही है वहां जाना ज़्यादा जरूरी है, इसलिए मैं आपके बीच उपस्थित हूं। स्वास्थ्य रक्षा से जुड़े सभी लोग, चाहे वे डॉक्टर हों या नर्स हों, उनका कार्य सिर्फ नौकरी या अपनी प्रैक्टिस से जुड़ा हुआ नहीं, बल्कि उनके लिए मानव सेवा ही सर्वोपरि होती है और उसका एक उत्कृष्ट उदाहरण यहाँ देखने को मिला है। ज्ञान और सेवा मिलकर इतनी बड़ी ताकत बन सकते हैं कि भौगोलिक दूरियों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एक हफ्ते के भीतर मेडिकल कैंप जो 11 मई से शुरू हुआ है, लोगों की सेवा के द्वारा मुझे लगता है कि हमारी जो प्राचीन संस्कृति के मूल्य हैं उनको ये कैंप सुदृढ़ करेगा, इसका मुझे विश्वास है। जैसा भी डॉक्टर प्रधान ने बताया, महाराष्ट्र से, गुजरात से, पंजाब से करीब 40-42 डॉक्टर्स और उनके सहयोगी आए हैं। मल्टी स्पेशलिटी के अनेक क्षेत्रों के विशेषज्ञ यहाँ हैं। गायनिकोलॉजी, जनरल सर्जरी, आर्थो सर्जरी, ENT, ऑर्थोपेडिक्स, ऑप्थेमोलॉजी, यूरोलॉजी, डेंटल सर्जरी और एक बड़ा लक्ष्य सर्जरी का इन लोगों ने रखा है। मैं आप सबको शुभकामना देता हूं और आपकी सफलता के लिए कामना करता हूं। मुझे बताया गया है कि 5 वर्ष पहले डॉक्टर प्रधान और उनके साथी सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री रवांडा गए थे और न्यूरो सर्जन्स की टीम के साथ 10 दिनों से ज़्यादा रह करके वहाँ के ज़रूरतमंद लोगों की इन लोगों ने सेवा करी थी। अपने सेवा अभियान से डॉक्टर प्रधान और उनके साथी सोलापुर और रवांडा के कैपिटल किगाली को भावनात्मक रूप से जोड़ने में सफल रहे हैं और यही तो मैं मानता हूँ कि भारतीय संस्कृति का मूल तत्व है वसुधैव कुटुंबकम। इससे अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है। जब कोरोना पैंडेमिक की वजह से सारी दुनिया घरों तक सीमित रह गई थी, ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में भी डॉक्टर प्रधान तथा रोटरी मेडिकल मिशन के साथियों ने औरंगाबाद डिवीज़न के जालना में मेडिकल कैंप लगाकर लोगों की सेवा की थी। मैं स्वास्थ्य रक्षा के इन अभियानों के लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जम्मू कश्मीर के हमारे डॉक्टर्स भी देश के अन्य हिस्सों में आपकी टीम के साथ इस प्रकार के आयोजनों में हिस्सा बनेंगे।
यहाँ बहुत से ऐसे डॉक्टर होंगे जो शायद पहली बार जम्मू कश्मीर आए होंगे। स्थानीय लोगों, डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ के साथ बातचीत में आपको पिछले 7-8 वर्षों में जो परिवर्तन यहाँ हुए हैं, खासतौर से चिकित्सा के क्षेत्र में, उससे जरूर आप विज्ञ हुए हैं। अभी डीडीसी चेयरपर्सन साहिबा जब अपनी बात कर रही थी तो स्वाभाविक रूप से जनता की जरूरतों को रखना ये किसी भी चुने हुए जनप्रतिनिधि का प्राथमिक दायित्व होता है। लेकिन मैं जब दूसरे नज़रिए से देखता हूँ कि 2014 तक क्या था, तो कुल 3 मेडिकल कॉलेज थे। एक जम्मू मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज और स्किम्स। और आज कहाँ पहुँच गए हैं हम? मुझे लगता है कि इसको अगर हम विचार करेंगे तो 2 नए एम्स, जम्मू का एम्स फंक्शनल हो गया है। अभी सफीना बेग साहिबा ने बताया कि अवंतीपुरा में भी अगले साल से वो वहाँ क्लासेस शुरू हो जाएंगे। और मेडिकल कॉलेज 7 नए, जिसमें 5 फंक्शनल हो गए हैं, उधमपुर और हंदवाड़ा, ये अगले साल हम फंक्शनल करने जा रहे हैं। ये सही है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन 2-4 साल में खड़ा नहीं होता है। बारामूला मेडिकल कॉलेज की कुछ कठिनाइयों के बारे में यहाँ ध्यान आकृष्ट किया गया है। मुझे लगता है कि ये सब सुविधाएं आने वाले दिनों में जरूर प्रदान कर दी जाएंगी। लेकिन मैं अगर मेडिकल कॉलेज के कुछ हमारे सीनियर डॉक्टर्स हैं उनसे भी और डीसी महोदया से भी मैं एक अनुरोध करूंगा कि सामान्य रूप से रोज अखबारों में मैं पढ़ रहा हूँ कि 3:30 बजे यहाँ से लोग चले जा रहे हैं। अधिकांश लोग श्रीनगर रहते हैं। मैं बात समझता हूँ कि जहाँ आपके परिजन हैं वहाँ जाना आवश्यक है, लेकिन जो आपके भरोसे अस्पताल में आया है उसके स्वास्थ्य की चिंता किए बगैर अगर 3:30 बजे अस्पताल खाली हो रहा है तो ये किसी हालत में उचित नहीं है। मेरा निवेदन होगा कि इन बातों को गंभीरता से लेने की जरूरत है। 10 नए नर्सिंग कॉलेज बने, 150 डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, हजारों हेल्थ सेंटर और वेलनेस सेंटर। और अगर हेल्थ केयर सेक्टर में जम्मू कश्मीर में जिम्मेदारी से बात कर सकता हूं कि देश के विभिन्न राज्यों की तुलना में हम अग्रणी हैं। अगर मेडिकल एजुकेशन की मैं बात करूं तो प्रति लाख आबादी पर 8.23 MBBS की सीटें हमारे पास आज हो गई। अगर नेशनल एवरेज आप देखेंगे तो इससे हम काफ़ी आगे हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक आयुष्मान भारत सेहत करके एक स्कीम यहाँ शुरू की है, जिसमें जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर है। अब मैं डायरेक्टर हेल्थ और अपने यहाँ के स्थानीय डॉक्टरों से एक निवेदन करना चाहूँ। मैं इस कठिनाई को जानता हूँ कि 2 साल से बहुत सारी सर्जरीज पेंडिंग थी क्योंकि हमें कोविड से जूझ रहे थे। लेकिन जो रजिस्ट्रेशन यहाँ हुआ है मोटे तौर पर 9,000 के आसपास है। और मुझे लगता है कि पिछले 2-3 महीने से कोविड की ऐसी स्थिति नहीं थी कि सर्जरी नहीं हो सकती थी। ये हमारे लिए विचार का प्रश्न है कि इतनी पेंडिंग सर्जरीज क्यों है। मुझे लगता है कि इस पर एक दृष्टिकोण आपको भी रखना चाहिए। ये सच है कि इस कैंप के दौरान सबकी सर्जरी नहीं होगी। मुझे डिविजनल कमिश्नर साहब ने बताया और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने लोग यहाँ रजिस्टर्ड हो गए उनकी सर्जरी निश्चित रूप से हम पूरी करके ही उन्हें भेजेंगे ताकि ये जो बैकलॉग है वो कम हो सके। इसमें यहाँ के स्थानीय हेल्थ डिपार्टमेंट का, डॉक्टर्स का और एडमिनिस्ट्रेशन का निश्चित रूप से बड़ा योगदान होगा। मोटे तौर पर मैं एक आंकड़ा देख रहा था कि सेहत के अंतर्गत प्रतिदिन जम्मू कश्मीर के नागरिकों के स्वास्थ्य पर हम कितना खर्च कर रहे हैं, तो लगभग प्रतिदिन 1.7 करोड़ लोगों की चिकित्सा के लिए प्रतिदिन प्रशासन की ओर से खर्च किया जा रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 891 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और 120 प्रोजेक्ट पूरे किए गए। ये सच है कि कोविड मैनेजमेंट और कोविड वैक्सीनेशन में जिस प्रकार जम्मू कश्मीर का हेल्थ डिपार्टमेंट या पूरा मैं कहूँ कि हेल्थ केयर सिस्टम काम किया, वो निश्चित रूप से काबिले तारीफ है और देश के सामने वो एक मॉडल बनकर उभरा है।
मैं डॉक्टर प्रधान को स्मरण दिलाना चाहूँगा कि मुंबई हाई कोर्ट ने अपने एक आदेश में महाराष्ट्र की सरकार को निर्देश दिया कि जम्मू कश्मीर में किस तरह से काम हो रहा है, इसको देखने की जरूरत है। मैं समझता हूँ जम्मू कश्मीर प्रशासन आम लोगों के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है और कुछ आंकड़े रखना जरूरी होगा ताकि लोगों के ध्यान में रहे। अन्य राज्यों के मुकाबले जम्मू कश्मीर के परफॉर्मेंस को इससे आप माप सकते हैं। आप सब जानते हैं कि केरल जो देश में बड़ा चर्चित राज्य है, खासतौर से हेल्थ केयर को लेकर के, केरल की आबादी 3.46 करोड़ है। मैंने मोटे तौर पर मैं कहूं तो जम्मू कश्मीर के दुगने के आसपास है और वहां हेल्थ केयर का बजट जो है वो 9967 करोड़ है, 9967 करोड़। लेकिन दूसरा पक्ष भी आप देखिए, केरल से 2 करोड़ 20 लाख आबादी कम होने के बावजूद जम्मू कश्मीर का बजट हेल्थ का 7,873 करोड़ है। यह आंकड़ा अपने आप में गवाही देता है कि लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन किस संवेदना के साथ, किस शिद्दत के साथ काम कर रहा है। यह तुलना जरूरी है लोगों को समझने के लिए कि जम्मू कश्मीर के आम आदमी के स्वास्थ्य को कितनी गंभीरता से हम लेते हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए देश के बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ फैसिलिटी को नागरिकों को उपलब्ध कराया जा सके, इसकी कोशिश हो रही है। यह सच है कि यहाँ की भौगोलिक स्थिति कठिन है, दूर दराज के इलाकों में अच्छी सुविधाएं पहुंचाई जाएं, इस पर हम विचार कर रहे हैं, इस पर खास तवज्जो दी जा रही है। यहाँ के बगल का राज्य है हरियाणा। हरियाणा की कुल पॉपुलेशन 2.8 करोड़, यानी जम्मू कश्मीर के दुगने से थोड़ा ज्यादा। और आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि हरियाणा का कुल हेल्थ का जो बजट है 8595 करोड़ है, लेकिन जनसंख्या के अनुपात में बजट को देखेंगे तो ये जिन दोनों राज्यों का हमने जिक्र किया, हरियाणा और केरल, उससे कहीं ज्यादा पैसा सामुदायिक स्वास्थ्य पर जम्मू कश्मीर खर्च कर रहा है। और मैं कहूं कि बाकी देश के हिस्सों से अगर तुलना करेंगे तो परिवारों के स्वास्थ्य रक्षा का काम ऐसा है कि आर्थिक बोझ कम से कम पड़े। सुविधा विहीन ग्रामीण, जनजातीय तथा पहाड़ी क्षेत्रों में भी हेल्थ और वेलनेस सेंटर हम बनाने का काम कर रहे हैं और उनकी अच्छे से देखभाल हो सके, इसके लिए मोबाइल डॉक्टर्स की टीम भी हम शुरू कर रहे हैं। 2019 से पहले जम्मू कश्मीर के कुछ एक जिलों में ही डायलिसिस की सुविधा थी। आज हर जिला अस्पताल में सुविधा उपलब्ध करा दी गई। आप सबने अखबार में पढ़ा होगा कि अभी जम्मू का मेडिकल कॉलेज पहला अस्पताल बना है जिसने सफलतापूर्वक रीनल ट्रांसप्लांट, माने किडनी ट्रांसप्लांट इसी महीने किया है। ये सच है कि उसमें भी महाराष्ट्र के डॉक्टरों ने हमारी मदद की है। श्रीनगर में भी ये व्यवस्था शीघ्र प्रारंभ हो जाएगी। स्वास्थ्य सेक्टर में सेवाओं की कुशलता तथा दूर दराज के इलाकों में क्रिटिकल केयर के लिए एम्बुलेंस की सुविधाएं बड़ी कम थी। आज मैं कह सकता हूं कि 211 क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस पिछले 2 वर्षों में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने खरीदी हैं और वो 24 घंटे लोगों की सेवा के लिए उपलब्ध है। मित्रों, स्वास्थ्य के मूलभूत ढांचे का विस्तार करने के लिए सेवाओं का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन, ये बड़ा आवश्यक होता है। कोरोना की चुनौती से निपटने के लिए जम्मू कश्मीर के सभी 4290 पंचायतों में उस समय हमने कोशिश की थी कि उन्हें क्षमतावान बनाया जाए। स्वास्थ्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आंगनबाड़ी तथा आशा वर्कर्स पूरी संवेदनशीलता और करुणा से अपनी जिम्मेदारी उन्होंने निभाई है। मैं ऐसी आशा वर्कर्स तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। ये सच है कि सरकारी क्षेत्र में काफी निवेश हुआ है।
लेकिन यहाँ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में जो प्राइवेट सेक्टर है, निजी क्षेत्र है, उसका बड़ा अभाव था। श्रीनगर और जम्मू दोनों में हमने मेडिसिटी बनाई और आज मैं आपको बताते हुए मुझे प्रसन्नता है, कुल 23 ऐसे प्रपोजल्स हमने अप्रूव कर दिए हैं, जिसमें 2 जम्मू में हैं और 8 श्रीनगर शहर में है। बाकी हिस्सों में भी हम कोशिश कर रहे हैं, सुदूर अंचलों में भी प्राइवेट सेक्टर आवे और मोटे तौर पर 5,865 अतिरिक्त बेड ये प्राइवेट सेक्टर हमको जोड़ रहा है और 715 MBBS की सीटें भी यहाँ के नौजवान विद्यार्थियों के लिए प्राइवेट सेक्टर के कारण एडिशनल उपलब्ध होने वाली। डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालियों और सेवाओं ने कोरोना महामारी के दौरान जम्मू कश्मीर की स्वास्थ्य व्यवस्था की गुणवत्ता में काफ़ी सुधार किया और सभी जिले में ये व्यवस्था भविष्य में भी सुचारू रूप से चले तथा सेवाओं की असमानता को समाप्त किया जा सके, इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। आम लोगों को लाइन में लग करके डॉक्टर से अपॉइंटमेंट के लिए जद्दोजहद न करनी पड़े, इसके लिए भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया है और मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं कि जल्द ही सभी जिला अस्पतालों में ये फंक्शनल कर दिया जाएगा। इसके अलावा पेशेंट के मेडिकल रिकॉर्ड्स का डिजिटाइजेशन का अभियान, ताकि एनी टाइम एनीवेयर ट्रीटमेंट की सुविधा सामान्य मरीज को दी जा सके, इस काम को भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। और एक तीसरा काम हमने शुरू किया, वो भी अभी पायलट स्टेज पर है, लेकिन कुछ मेडिकल कॉलेजों में शुरू हो गया है और पूरे यूटी में उसे हम जल्द लागू करेंगे। पेशेंट्स फीडबैक, जिस पेशेंट का इलाज अस्पतालों में हो रहा है, मैं समझता हूं कि उसका फीडबैक ही सबसे महत्वपूर्ण है, बाकी किसी के फीडबैक का उतना महत्व नहीं हो सकता। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी नागरिकों को भरोसा देना चाहता हूं कि निजी तथा सरकारी स्वास्थ्य सुविधा को प्रोत्साहित करने तथा अच्छे स्वास्थ्य देखभाल की सेवाएं मुहैया कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह से कटिबद्ध है। मैं मेडिकल फ्रेटर्निटी से जुड़े डॉक्टर्स, अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस सेक्टर के विकास के लिए लगातार जो सिलेबस है उसे भी बेहतर बनाने की जरूरत है तथा चिकित्सा अनुसंधान कार्यक्रमों के विस्तार की भी लगातार समीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि जिस तेजी से तकनीक बदल रही है, मैं समझता हूं कि आज एक नया इन्वेंशन हुआ और 2 दिन बाद वो पुराना हो जा रहा है। तो इसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना स्वयं में एक बड़ी चुनौती है और मैं अपने मेडिकल फ्रेटर्निटी के साथियों से आग्रह करना चाहता हूँ कि आपने जो कीर्तिमान बनाए हैं, जो रिकॉर्ड इस्टेब्लिश किए कोविड के दौरान, आपका मुकाबला अपने रिकॉर्ड से, किसी दूसरे के रिकॉर्ड से नहीं। आपने इतना अच्छा काम किया है कि जन आकांक्षाएं बढ़ गई, लोगों की अपेक्षा आपसे बढ़ गई और मेरा आग्रह होगा आप सबसे कि इसे ईश्वरीय कार्य मान करके, क्योंकि बीमार व्यक्ति की सेवा करना, इससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं हो सकता है। कोई मंदिर, कोई मस्जिद में समझता हूँ कि जाना बेकार है। अगर हम किसी बीमार को ठीक कर सके तो ये किसी मस्जिद और मंदिर से ज़्यादा पुण्य देगा हमें। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप भी इस पवित्र विश्वास का सम्मान करिए। आम लोग आपको भगवान की तरह देखते हैं और इसलिए उनकी ये धारणा आपके प्रति बनी रहे। ऐसा कोई काम जीवन में न करें जिससे सामान्य आदमी की ये धारणा बिगड़ सके। मैं समझता हूं कि ये बड़ा आवश्यक है। जो युवा डॉक्टर्स हैं, हमारे नर्सिंग स्टाफ के, हमारी बहनें हैं या भाई हैं, मानवतावादी नजरिया, मुझे लगता है कि ये अगर हम में है तो ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। ये मुझे उम्मीद है कि आप सभी समाज की निस्वार्थ सेवा के अच्छे उद्देश्य के प्रति काम करते रहेंगे। मैं आप सभी को भविष्य में इसी निस्वार्थ सेवा भावना से कार्य करने तथा सफलता की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। कुछ छोटे मोटे मुद्दे अगर हैं तो खुले मन से उनको हल करने के लिए हम सब सदैव तत्पर हैं। किसी को भी लगता है कि ये असुविधा है तो कभी भी वो उस बात की ओर इंगित कर सकता है। सफीना बेग साहिबा ने कुछ मुद्दे उठाए हैं, ये समय नहीं कि मैं हर मुद्दे पर जवाब दूं, लेकिन एक तथ्य हमको जानना जरूरी है कि कुछ आंकड़े हमने बताए हैं।
मुझे लगता है कि इनकी बातों को मैंने ध्यान से सुना है। आज ये वक्त नहीं है कि हाँ मैं उसका उत्तर दूं। मैं उनको भरोसा देता हूं या सबको भरोसा देता हूं, जो आपकी वाजिब दिक्कतें होंगी उन्हें निश्चित रूप से अपनी क्षमता भरानुसार दूर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक तथ्य हमको ध्यान में बराबर रखना चाहिए कि हमारी अर्निंग क्या है, जम्मू कश्मीर रेवेन्यू कितना देता है। अगर भारत सरकार सहायता देना बंद कर दे तो मुझे लगता है कि यहाँ कोई काम हो नहीं सकता है। मोटे तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए के टनल्स और सड़क के काम आज जम्मू कश्मीर यूपी में हो रहे हैं। मैं हेल्थ सेक्टर की कुछ बातें हमने बताई हैं। एक बड़ी चिंता का विषय यहाँ रहता था जब मैं आया था अगस्त 2020 में, मुझे याद है आते ही 10-15 दिनों के अंदर देश भर के विभिन्न हिस्सों से सामाजिक या राजनीतिक जीवन में काम करने के कारण कुछ परिचय था लोगों से। अनेक लोग आते थे, कहा साहब 2014 में मैंने काम किया था, मेरा भुगतान नहीं हुआ। 2012 में मैंने काम किया था, मेरा भुगतान नहीं हुआ। मुझे लगता था कि सरकारी काम किया तो इसका भुगतान हो जाना चाहिए। पूछताछ और पड़ताल शुरू की तो ये पता लगा कि बिना किसी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के काम हो गया, कोई फाइनेंशियल सैंक्शन नहीं था, उसके लिए काम हो गया, बिना टेंडर के काम हो गया। इस प्रथा को बंद कर दिया गया और मैं कहना चाहता हूं कि इसके कारण कुछ दिन लोगों को लगा कि एक नई व्यवस्था, इससे बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि वातावरण इसी तरह का था। जब ये व्यवस्था लागू की गई कि नहीं साहब बिना एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के, बिना फाइनेंशियल अप्रूवल के काम नहीं होंगे, ई टेंडरिंग जरूरी हो गई है, जियो टैगिंग कामों की आवश्यक है, बीम्स पर सब कुछ दिखाई पड़ेगा, आम नागरिक भी अपने गांव में होने वाले काम के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत हुई है और काम की प्रगति क्या है देख सकेगा। तो मुझे लगता है कि उसके परिणाम अब दिखने लगे। मुझे याद है 18-19 में यूटी कैपेक्स में 67,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और 9,229 9,229 प्रोजेक्ट्स पूरे हुए थे। अगले वित्तीय वर्ष में 20-21 की मैं बात करूं तो उससे 4,000 करोड़ कम खर्च हुए, 63,000 करोड़, और प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं 21,273। और इस फाइनेंशियल ईयर में जो 31 मार्च को समाप्त हुआ है, मैं बताना चाहता हूं कि 50,700 से ज्यादा प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं और फाइनेंशियल फिगर आएगी तो मुझे भरोसा है कि जो अमाउंट मैंने बताया है उससे निश्चित रूप से कम खर्च हुआ होगा। बावजूद इसके सीमेंट के दाम बढ़ गए, बजरी के दाम बढ़ गए, स्टील का दाम बढ़ गया। तो मुझे लगता है कि ये व्यवस्था ठीक चल रही है, ये इस बात का पूरी तरह से प्रमाण है। और मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आपका कोई अच्छा सुझाव है, निश्चित रूप से उसको माना जाएगा, लेकिन जब तक कोई व्यवस्था नहीं चलेगी मैं नहीं समझता हूं कि कोई बड़ा बदलाव हो सकता है। मुझे याद है अभी कुछ दिन पहले, ईद के पहले, बिजली की बड़ी दिक्कत हुई जम्मू कश्मीर में भी और देश में भी। अब इस तथ्य को समझना होगा कि देश में जो दिक्कत थी उससे कम दिक्कत जम्मू कश्मीर में थी। हमारी कुल उत्पादन क्षमता बिजली की 3450 मेगावाट और पीक सीजन में 1700 मेगावाट से ज्यादा हमारे यहाँ जनरेशन होता नहीं। बाहर की बिजली पर ही, देश के बाहरी हिस्सों से बिजली लेकर के ही हम बिजली दे पाते हैं। ये सच है कि 2 वर्षों में बिजली में बड़ा अभूतपूर्व बदलाव हुआ। मुझे याद है जब 2 साल पहले मैं गया था, मैंने अगस्त में मैं आया ही था, विंटर स्पोर्ट्स यहीं बारामूला में था। तो जब मैं रिव्यू कर रहा था तो मुझे बताया गया कि साहब ट्रांसफार्मर सब श्रीनगर से जाता है। सुदूर अंचलों में 8-8 दिन, 10-10 दिन, क्या महीने भर बिजली नहीं जाती। कुछ फैसले किए गए जिसका सदपरिणाम दिखा है। और इसी बारामूला में मैंने कहा था कि वादी के लोगों ने बर्फ और बिजली पहली बार एक साथ देखी। 6 महीनों में हम लोगों ने बिजली की उपलब्धता 18-19% बढ़ा दी थी, इस साल और बढ़ा दी। ट्रांसमिशन का सेक्टर हो, डिस्ट्रीब्यूशन का सेक्टर हो, सभी क्षेत्रों में ध्यान दिया गया है और काफी क्षमता वृद्धि की गई। जनरेशन के सेक्टर में भी कई प्रोजेक्ट हम शुरू कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है, मैं भारत सरकार का, प्रधानमंत्री जी और भारत के बिजली मंत्री जी का आभारी। जब एक्यूट शॉर्टेज हो रही थी तब मैंने रिक्वेस्ट किया था
पावर मार्केट में उपलब्ध नहीं थी। 12 रुपए पर यूनिट बिजली हम लोगों ने खरीदी, 50 मेगावाट से ज्यादा मिल नहीं रही। उनके इंटरवेंशन के कारण 207 मेगावाट बिजली मिलने लगी, तब जाकर के यहाँ लोगों को राहत हुई। बगलियार की जो प्रोजेक्ट है, बगलियार में जो हमारा पावर प्रोजेक्ट है, उससे ही पीक आवर की डिमांड हम कैटर करते हैं। पानी कम होने के कारण वहाँ की 2 यूनिट हम चला पा रहे हैं। तीसरी यूनिट सुबह शाम चलाते थे शहरी और इफ्तार के वक्त। ऐसी स्थिति आ गई कि चौथी यूनिट पूरी तरह बंद हो गई, तीसरी यूनिट भी बंद हो गई। मैं इसलिए इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि पूरी संवेदनशीलता के साथ सामान्य नागरिक की समस्याओं के समाधान में प्रशासन पूरी तरह से तत्पर है, और आपके सुझाव जो वाजिब होंगे निश्चित रूप से उन पर ध्यान दिया जाएगा। खासतौर से मैं आभारी हूं डीडीसी चेयरपर्सन साहिबा का, समय समय पर यहाँ के लोगों की समस्याओं के लिए ये बराबर ध्यान आकृष्ट करती हैं। जो हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो वाइस चेयरमैन साहिबा हों, हमारे बीडीसी के चेयरमैन हों, इन सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम सबकी एक ही जिम्मेदारी कि सामान्य आदमी के जीवन में बदलाव आ सके, उसके दरवाजे पर खुशहाली पहुंच सके। संपन्न लोग, मैं समझता हूं कि उनका काम तो हो ही जाता है। प्रशासन का दायित्व है कि जो आदमी अभी तक वंचित था, जिसको सुविधाएं नहीं पहुंची थी, उस तक सुविधाएं पहुंची, उन लोगों के लिए सुविधाएं पहुंचाना। उनके पास सामर्थ्य भी है, उनके बच्चे विदेश भी पढ़ सकते हैं, उनका इलाज विदेश में भी हो सकता है। मैं समझता हूं कि उनका भी ध्यान रखा जाएगा, लेकिन सरकारी संसाधनों पर सबसे पहला हक गरीब आदमी का होता है, वंचित आदमी का होता है। ये बात हम सबको ध्यान में रखने की जरूरत है। मैं फिर से आप सबको हृदय से आभार व्यक्त करते हुए, कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात पूरी करता हूं, और इस कैंप के सफलता की कामना करता हूं। डॉक्टर राजीव प्रधान, उनके सभी सहयोगियों का फिर से एक बार हृदय से अभिनंदन करता हूं, और अनुरोध करता हूं कि अक्टूबर महीने में एक टाइम दक्षिण कश्मीर में भी हमारा अनुरोध होगा कि आपकी टीम आवे। हम स्वागत के लिए फिर से तैयार रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय भारत।